हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। सो वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ पॉइंट। अब हम देखते हैं सबसे पहले ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर क्या है। आपको याद होगा 1945 के बाद या कहें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था और वर्ल्ड के अंदर दो पावर एग्जिस्ट करती थी, यूएसए और यूएसएसआर। अब यहाँ पे ये देखा गया क्या कि इनका कोई अल्टरनेटिव भी है, यूएसए और यूएसएसआर इनके अलावा भी कोई पावरफुल है। तो इसमें देखा गया कि हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ईयू, यूरोपियन यूनियन, आसियान और चाइना, ये कुछ अल्टरनेट हो सकते हैं इनकी पावर के, इनके साथ साथ ये भी पावरफुल हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने इसका नाम चेंज कर दिया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर क्यों रखा गया? क्योंकि अभी 21st सेंचुरी के अंदर सिर्फ यही कंट्रीज़ पावरफुल नहीं रह गई हैं, बाकी और अदर कंट्रीज़ भी पावरफुल होकर इमर्ज हो रही हैं, जैसे इंडिया, इज़राइल, जापान। तो ये कंट्रीज़ जैसे जैसे पावरफुल हो रही हैं वैसे वैसे इनको भी अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में काउंट किया जा रहा है, इसलिए इनका नाम अब क्या हो चुका है, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अब हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क एंड ब्रिक्स। बाकी अदर कंट्रीज़ लाइक इज़राइल, रशिया, चाइना, इंडिया, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अब हमें देखना है यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। तो चलो देखते हैं यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके कुछ ऑब्जेक्टिव तो होते होंगे, ये किसी रीज़न से तो एस्टेब्लिश किए जाते रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि लगभग जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऑलमोस्ट सेम ही ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछें, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लगभग सेम ही रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। यानी अगर आपसे पूछा जाए सार्क के ऑब्जेक्टिव, या पूछा जाए ब्रिक्स के, या फिर आसियान के, या फिर ईयू के, तो हम कह सकते हैं टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन आसियान रीजन, इन ब्रिक्स रीजन, इन सार्क रीजन और यूरोपियन रीजन। नेक्स्ट देखते हैं टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगा उसका मेन मोटिव क्या है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और सोशल प्रोग्रेस हो। नेक्स्ट है टू रिजोल्व डिस्प्यूट पीसफुली, कि इन मेंबर कंट्रीज़ के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उनको ये पीसफुली रिजॉल्व कर लें। नेक्स्ट है टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इनका नेक्स्ट मोटिव क्या होगा कि आपस में सोशल प्रोग्रेस प्रमोट हो और कल्चरल है वो भी डेवलप हो। टू क्रिएट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज़, और जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करें। अब हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन से। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन बना कैसे? आपको याद होगा कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो यूएस की साइड थी और ईस्ट यूरोपियन कंट्री वो यूएसएसआर की तरफ थी। अब अमेरिका ने क्या किया, एक मैसिव फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवा दी इसको, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को। इसी को क्या कहा गया, मार्शल प्लान। अब देखते हैं व्हाट वाज द मार्शल प्लान। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड द मार्शल प्लान। यानी कि यूरोप ने काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प की यूरोपियन यूनियन की, जिसको मार्शल प्लान कहा गया। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड डॉलर डिप्लोमेसी। इसी मार्शल प्लान को डॉलर डिप्लोमेसी भी कहा गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने डॉलर देकर इन कंट्रीज़ को अपने साथ बनाए रखा।
अब इसी मार्शल प्लान के अंडर में क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक OEEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टेब्लिश किया। कब? 1948 के अंदर। The Council of Europe, established in 1949, was another step forward in political cooperation. 1948 में OEEC बना ही लिया था, लेकिन 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश की। वो किस लिए? वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। इसके बाद 1957 के अंदर EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, उसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, द collapse ऑफ सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन 1992 बाय साइनिंग द maastricht ट्रीटी। अब 1992 के अंदर या देखते हैं 1991 के अंदर USSR collapse हो चुका था और उसके अंडर जितनी भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी फर्दर डिवाइड हो चुकी थी। अब जब वो अलग अलग न्यू कंट्रीज़ बनी, उनको भी अपने साथ मिलाकर यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया। और ट्रीटी कौन से साइन की? maastricht ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस कैसे है, कैसे पावरफुल है यूरोपियन यूनियन। तो अगर हमें किसी की भी पावर देखनी है तो 3 तरीके से देख सकते हैं। उसकी इकोनॉमिक पावर कैसी है, उसकी डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल पावर कैसी है, या उसकी मिलिट्री पावर कैसी है, या उसका मिलिट्री इन्फ्लुएंस कैसा है। आइए हम इनको अलग अलग देखते हैं। सबसे पहले हाउ EU एज एन इकोनॉमिक पावर, कि EU एक इकोनॉमिक पावर कैसे है। द EU इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द GDP ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन इन 2016। क्यों ये पावरफुल है? क्योंकि इसकी इकोनॉमी है, अगर बात करें कि GDP, वो वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे है USA की और सेकेंड नंबर पे किसकी GDP है? EU की, जो कि $17 ट्रिलियन थी। कब? 2016 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स करेंसी द यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द US डॉलर। अब इसकी करेंसी कौन सी है? यूरो। यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यूरो। अब काफ़ी कंट्रीज़ हैं इसको ऑप्ट कर रही हैं, और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसको सभी कंट्रीज़ ऑप्ट करती हैं। लेकिन ये एक थ्रेट हो सकता है डॉलर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा कंट्रीज़ डॉलर को की बजाय यूरो को यूज़ करने लगें तो फिर ये एक थ्रेट होगा डॉलर के लिए। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। और अगर बात करें इसके ट्रेड की, EU की ट्रेड की, तो ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा है, यहाँ तक कि US से भी ज़्यादा ट्रेड करता है। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव इट इन्फ्लुएंस ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर एज वेल एज इन एशिया एंड अफ्रीका। अब जब पावरफुल है, इकोनॉमिक वे में पावरफुल है, तो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इन्फ्लुएंस भी होगा, यानी कि दूसरी कंट्री के ऊपर इसका प्रभाव भी पड़ेगा, जो कि एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ में काफ़ी होल्ड है किसका? EU का, ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक पावर। नेक्स्ट, इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इम्पोर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज WTO एंड IMF। अगर देखें तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर भी EU का काफ़ी होल्ड है, क्योंकि इकोनॉमिकली ये काफ़ी पावरफुल है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाउ EU हैज़ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल पावर। अब देखें तो 2 मेंबर्स ऑफ द EU, ब्रिटेन एंड फ्रांस, होल्ड परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इसके 2 मेंबर ऐसे हैं जो परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। हालांकि ब्रिटेन है वो अब एग्जिट हो चुका है EU से, फिर भी फ्रांस है वो एक परमानेंट सीट है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। नेक्स्ट, इट हैज़ ऑल्सो सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में इसके नॉन परमानेंट मेंबर भी काफ़ी हैं, इस वजह से इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहता है। दैट हैज़ एनेबल्ड द EU टू इन्फ्लुएंस सम US एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज़। और इसकी वजह से EU का होल्ड रहता है और काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाता है ये इंटरनेशनल पॉलिसीज़ को भी।
अब हम देखते हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस कि मिलिट्री के वे में कैसे पावरफुल हैं। अगर देखें, द ईयूज़ कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस हैं वो ईयू के हैं। हालांकि ये कंबाइन है, ईयू की कंट्रीज़ की कंबाइंड फोर्सेस हैं। इट्स टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। अगर देखें तो जो टोटल अपने बजट का स्पेंड करते हैं किसके ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, वो भी ये सेकंड नंबर पे करता है। किसके बाद, यूएस के बाद। सबसे पहले कौन करता है, यूएस, यानी पहले नंबर पे अपने आर्मी के ऊपर स्पेंड कौन करता है, डिफेंस के ऊपर स्पेंड कौन करता है, वो यूएस, और दूसरे नंबर पे ईयू। द ईयू मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस ऑल्सो हैव न्यूक्लियर पावर, और इसके दो कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर भी है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि वर्ल्ड के अंदर ये स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट हम देखेंगे आसियान। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी एस्टेब्लिश कब हुआ था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। कितनी कंट्रीज़ ने एस्टेब्लिश किया था, 5 कंट्रीज़ थी जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन से जिन्होंने आसियान को एस्टेब्लिश किया था। इनके अंदर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि एक डिक्लेरेशन या ट्रीटी साइन की बैंकॉक, और उसके बाद किसके एस्टेब्लिशमेंट की, इन्होंने आसियान की। बाद में 5 और कंट्रीज़ ने आसियान को ज्वाइन किया, जैसे ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। अब कुल टोटल मेंबर कितने हैं आसियान के, वो हैं 10। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बताया था कि लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इंक्रीज करना। सोशल प्रोग्रेस, यानी कि जो सोशल प्रोग्रेस है वो इन एरियाज़ के अंदर हो। कल्चरल डेवलपमेंट, प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, टू क्रिएट कोऑपरेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज़। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं आसियान के। नेक्स्ट देखते हैं आसियान वे। आसियान वे है क्या, ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन की फॉर्म है, यानी आपस में इंटरेक्ट करना, और जो कैसी है, दैट इज़ इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, यानी कि नॉर्मली, एंड कोऑपरेटिव बिटवीन मेंबर कंट्रीज़। तो हम कह सकते हैं आसियान वे क्या है, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, यानी कि कोऑपरेशन किसके बीच में, मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। अब हमें देखना है 3 पिलर्स ऑफ आसियान के, आसियान के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। फर्स्ट है आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वॉज बेस्ड ऑन टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट पीसफुली, यानी सिक्योरिटी कम्युनिटी किसके ऊपर काम करता है, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं इनके आपस में उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। दूसरा, इट ट्राइड दैट टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सेलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन, और ये भी कोशिश करता है कि जो टेरिटोरियल यानी कि इनके टेरिटरी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो वॉर तक ना पहुँचे, आर्म कन्फ्लिक्ट तक ना पहुँचे, और कन्वर्सेशन से ही उनको सुलझाया जा सके। By 2003, ASEAN had several agreements by which member states promised to uphold peace, cooperation, respect for national differences and sovereign rights। और 2003 के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने प्रोमिस किया है कि वो पीस अपहोल्ड करेंगे, यानी पीस एस्टेब्लिश करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, जो नेशनल डिफरेंसेस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और सोवरेन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। दिस अकाउंट फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन द रीजन एंड द बियॉन्ड। तो इनका मेन मोटिव क्या है कि अपना इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाना, अपने रीजन में भी और रीजन से बाहर भी।
The objective of this community is to create a common market and to aid economic development in the region. और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना, किसके लिए? आसियान कंट्रीज़ के लिए, जिससे ये डेवलपमेंट को बढ़ा सकें अपने रीजन में. This community would also like to improve the existing ASEAN disputes settlement mechanism to resolve economic disputes. और ये कम्युनिटी है, ये क्या कर रही है? एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म बना रही है, जो क्या हो कि इनके अगर डिस्प्यूट हैं वो पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं. ASEAN has focused on creating FTA फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्या कर रहे हैं? एक FTA फ्री ट्रेड एरिया है वो बनाया है. इंडिया साइन FTA विद आसियान मेंबर्स सिंगापुर एंड थाईलैंड. और हम देखते हैं कि इंडिया भी इन 2 मेंबर कंट्रीज़ के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया ये साइन कर चुका है, जो कौन कौन से हैं? सिंगापुर और थाईलैंड. नेक्स्ट देखते हैं आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. ये क्या करता है? इट वर्क्स फॉर द सोशियो एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन दिस रीजन, ताकि सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो इस रीजन के अंदर. अब नेक्स्ट हम देखेंगे सार्क. सार्क क्या है? ये जो साउथ एशिया के अंदर है, एक साउथ एशियन कंट्रीज़ का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985. सार्क के मेंबर कितने हैं? टोटल 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क की, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया की नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. ये 2007 तक 7 मेंबर हुआ करते थे किसके? सार्क के. बट जो अफ़गानिस्तान है उसने 2007 में सार्क को ज्वाइन किया. और टोटल मेंबर कितने हैं सार्क के? 8. अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ सार्क या वाई सार्क हैज़ फेल्ड, कि सार्क उतना सक्सेस नहीं हो पाया है जितने आसियान कंट्री सक्सेसफुल हुई हैं या जितना EU सक्सेसफुल हुआ है. तो वो कौन से रीज़न हैं जिसकी वजह से सार्क फेल हुआ है? फर्स्ट, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, कि इन कंट्रीज़ के लीडर्स की पॉलिटिकल विल ऐसी नहीं, यानी लीडर्स हैं वो नहीं चाहते कि कोई एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बने, क्योंकि सभी ऑलमोस्ट सभी रीजनल कंट्रीज़ हैं, इनमें किसी न किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. दूसरा है इंडो पाक राइवलरी. अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, और यही 2 मेजर कंट्री हैं सार्क के अंदर. ये 2 ही बिग कंट्रीज़ हैं और इन दोनों के अंदर ही कोऑपरेशन नहीं हो पाता, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. तीसरा है कश्मीर डिस्प्यूट्स. दोनों ही कंट्री जब भी मिलती हैं कश्मीर के ऊपर डिस्प्यूट के ऊपर ही बात करती रहती हैं, तो ऐसे में कोऑपरेशन की बात तो आती ही नहीं, इसलिए भी सार्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया है. टेररिज्म, इन कंट्रीज़ के अंदर टेररिज्म भी बहुत है, तो ये टेररिज्म से निपटने में ही लगे रहते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ कब करेंगे? जैसे इंडिया के अंदर टेररिज्म है, अफ़गानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, तो इसकी वजह से क्या है, ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते. वाटर डिस्प्यूट अमंग द कंट्रीज़, और वाटर डिस्प्यूट भी इन कंट्रीज़ के अंदर चलते रहते हैं. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर था, हालांकि उसको सोल्व किया जा चुका था, लेकिन अब भी बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स बने हुए हैं, जैसे कि नेपाल और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट, नेपाल और इंडिया के बीच डिस्प्यूट. उसके अलावा लैक ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं. जैसे साफ्टा लॉन्च्ड इन 2006 हैज़ नॉट मेड एबल टू अचीव सक्सेस ड्यू टू कंटिन्यू टेंशन बिटवीन इंडो पाक रिलेशन. अब जैसे आसियान कंट्रीज़ ने FTA साइन किया था और उसको कंप्लीट भी किया, लेकिन इंडिया साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको
नहीं सक्सेसफुल कर पाई है। क्यों? क्योंकि आपस में इनके काफ़ी टेंशन्स हैं वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिक्स। ब्राज़ील, फुल फॉर्म क्या है? B stand for Brazil, R रशिया, I इंडिया, C चाइना एंड S साउथ अफ्रीका। फॉर्मेशन कब हुई? फॉर्मेशन हुई जून 2006 के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट वही सेम हैं। टू प्रमोट एंड अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, रीजनल डेवलपमेंट करना, रिमूव ट्रेड बैरियर्स, जो ट्रेड बैरियर्स हैं यानी कि जो टैक्सेस लगते हैं उन टैक्सेस को रिमूव करना, ख़त्म करना, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूज़ करना। उसके अलावा बिल्डिंग हारमनी एंड रिलेशनशिप अमंग नेशंस, यानी कि जो ये नेशंस हैं इनके बीच में पीस क्रिएट करना और रिलेशंस हैं उनको बेटर बनाना। To become a dominant supplier of manufactured goods, services and raw material by 2050, यानी इन्होंने टारगेट रखा है कि 2015 तक ब्रिक्स के जो नेशन हैं वो सबसे बड़े गुड्स के मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बन जाएंगे। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, लाइक कंट्रीज़ इज़राइल, चाइना, इंडिया, रशिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।